हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ द कैनलिविन। मैं चंचल मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में, जिसमें आज आपसे डिस्कस करने वाली है मैम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी का जीव विज्ञान का चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय को आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनसे पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो बेटा इसमें मैम ने आपको कुछ एमसीक्यूज भी कराएगी, सब्जेक्टिव भी करवाएगी, मतलब लघु प्रश्न भी हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं। इन प्रश्नों के हम लोग इनके कंटेंट को भी समझेंगे। का पहला प्रश्न वो कहता है निम्नलिखित में से वह कथन चुनो जो पौधों में अनुवर्ती गति के लिए सही है। पौधों के लिए गति के लिए सही है। क्या है भाई पौधों के लिए गति के लिए? यह स्पर्श और ताप के उद्दीपन के कारण होता है। यह प्राप्त होने वाले उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करता। अनुवर्ती गति बेटा वो गति होती है जो बिना उद्दीपन के हो जाती है, जो कि आप देखने को मिलती है आपको छुई मुई के पौधे में। किसमें? छुई मुई के पौधे में। कहीं से भी छू लो पत्ती सिकुड़ जाती है। यह केवल जड़ों में दिखाई देती है, तनों में नहीं। यह गति वृद्धि से संबंधित होती है। देखो गति और वृद्धि से संबंधित तो है ये, ठीक है। और यह प्राप्त होने वाले उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती, सही बात है। स्पर्श और ताप, ताप से नहीं होता, स्पर्श से होता है खाली, तो और ये वाला भी सही नहीं है। अब गति वृद्धि से संबंधित है, गति और वृद्धि, तो बेटा ये वाला सबसे बेस्ट होगा इसमें कि भाई ये उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती। आपने कहीं से भी टच किया सभी पत्तियां सिकुड़ जाती है, तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर दिशा नहीं है जिस पर ये उद्दीपन हुआ है। इसके अलावा जैसे कि पेड़ पौधे और भी करते हैं, जैसे प्रकाशानुवृत्ति करते हैं जो प्रकाश की दिशा में होती है, जलानुवृत्ति करते हैं जल की दिशा में होती है, रसायनुवृत्ति भी करते हैं रसायन की दिशा में होती है, पर अनुवृत्ति में यहाँ पर उद्दीपन की दिशा में कार्य नहीं होता। ठीक, अगला प्रश्न, पादपों में साइटोकाइनिन, अब देखो नाम देखो साइटोकाइनिन, इसको बेटा देखो जैव विज्ञान पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है शब्द को विखंडित करना सीख जाओ। देखो साइटो का यानी कोशिका, साइटो तो मतलब कोशिका द्रव्य की बात हो रही है, होगा कोशिका में, और काइटिन यानी विभाजन। इसका मतलब जो कोशिका विभाजन कराए वो हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। अब सभी बच्चे जरा मुझे कमेंट में लिखकर ये बताना कि ये वृद्धि में सहायक हार्मोन है या वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। क्या करवाता है ये? तो हम कहते हैं कोशिका विभाजन को प्रेरित। और मेरे बेटा एक बात पॉइंट करने वाली यहाँ पे नोट करेंगे, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन फलों व बीजों में होता है। आप देखना किसी पौधे में आज फल लगा है छोटू सा, कल इतना बड़ा फल हो जाता है वो, कल नहीं 4-5 दिन बाद, मैंने कुछ ज्यादा जल्दी बोल दिया, फ्लो में बह गई मैम। ऐसे ही बीज में आप आज बीज लगाओ 2 दिन में वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो इतनी जल्दी कार्य कैसे कर रहा है? क्योंकि उनमें विभाजन हो रहा है, वो भी तीव्र गति से। अगला प्रश्न, किसी प्रतिवर्ती चाप, मैडम प्रतिवर्ती चाप क्या था? ये वो जो आपातकालीन स्थिति में आपके शरीर में जो क्रिया हुई थी उसे आपने कहा था प्रतिवर्ती क्रिया, और उसका जो रास्ता था प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, ऐसा था ना जब भाई आप कोई गर्म चीज छू रहे हो, गर्म चीज छूने पे आपका जो सूचना है वो कहाँ जा रही है? हाथ में कौन सी है ये त्वचा, तो वो कहते हैं तापग्राही। तापग्राही से कहाँ पहुंच रही है मैडम? कहाँ पहुंच रही है तापग्राही से? संवेदी तंत्रिका जो सूचना लेके जाती है, संवेदी तंत्रिका से कहाँ जाती है? मेरु रज्जु। क्या मेरु रज्जु से ये सूचना मस्तिष्क में जाती है? नहीं, क्योंकि आपातकालीन वाली अगर मस्तिष्क में गई तो सोच विचार में समय नष्ट हो जाएगा, तो मेरु रज्जु ही वापस भेज देती है प्रेरक तंत्रिका को, और प्रेरक तंत्रिका भेजती है किसके पास? कार्यकर, जो कि आपकी पेशियां होती हैं, आपके हाथों की जो पेशियां हैं, मसल जिसे आप कहते हो। फिर वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं हाथ हटाओ वरना जल जाएगा, ये होता है। अब पढ़ो, किसी प्रतिवर्ती चाप में संवेदी तंत्रिका कोशिका सूचना को ग्राही कोशिकाओं से कहां तक पहुंचाती है? संवेदिका ने ग्राही से कहां पहुंचाया? तो मेरु रज्जु तक। कहां पहुंचाया? मेरु रज्जु तक, सामने है आपके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गंधीय, गंध यानी सूंघने वाले, मतलब नाक की बात हो रही है, का युग्म जोड़ है। लौंग का तेल और वनीला का सुगंध, सही बात है भाई, दोनों की बड़ी तेज खुशबू होती है। लिटमस विलियन की कोई खुशबू नहीं होती, हल्दी की कोई खुशबू नहीं होती, और मिथाइल ऑरेंज की कोई खुशबू नहीं होती। वैसे तो ये सूचक वाला आ गया, ये तापी, ये आपकी ग्रंथि के हिसाब से भी आ सकता है। हमारे शरीर का वह अंग जिसमें रस, रस यानी मुंह की बात की जा रही है, ठीक है, जिसमें आपके जीभ की बात हो रही है, ठीक है, मतलब समझ आइए, रसग्रंथि
जीभ की। वह कौन सा है? तो वो है जीवा, क्योंकि तेज तो आप जीभ से ही करोगे ना। फिर है सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना, ऐसी क्रिया। भाई मान लो मैं पेन को पकड़ के सीधा मैंने अपना नाम लिखा, भाई चंचल, अब ये रहा, अब मैंने सही से सीधी रेखा में अपना नाम लिखा, सही से चल रही हूं मैं, तो मेरे शरीर में संतुलन कौन बनाता है, किसके कारण होता है? तो बेटा ये होता है हमारे अनुमस्तिष्क के द्वारा, जो कि किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का। तो पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। मैम प्रामस्तिष्क क्या करता है? सोचना, आप विचार विमर्श जो करते हो, भूख लगना, ये बताना, उठना, सोना, जो भी चीज आप करते हो, आपकी याददाश्त, वो सब ये करता है। हाइपोथैलेमस ये आपके शरीर में जो जितनी भी ग्रंथि है उनको नियंत्रित करता है, रासायनिक समन्वय को। फिर मेडुला ये आपके हृदय की गति, आपके हृदय के द्वारा जो चाप, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर लगाया जाता है, उसको नियंत्रित करता है। तो बेटा अनुमस्तिष्क है वो। ठीक, अगला प्रश्न, मेरु रज्जु निकलती है कहाँ से? देखो बेटा ये आपका मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का ये भाग होता है, इसके आगे से यहाँ पे मेरु रज्जु जुड़ जाती है, यहाँ से ये। तो कौन सा भाग है? ये होता है बेटा मेडुला, ये है पोन्स, और यहाँ होता है छोटा सा अनुमस्तिष्क, जिसको आप बोलते हो छोटा सा अनुमस्तिष्क। ये तीनों पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं। ये ऊपर होता है, ये होता है प्रमस्तिष्क, और यहीं पर अंदर की तरफ ऐसे बनाते हैं, ये इस तरीके से दिखती है, ये होता है हाइपोथैलेमस, इसके नीचे ये होती है पीयूष ग्रंथि। ये तीनों आपके अग्रिम मस्तिष्क के भाग, और ये जो है ये इसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और ये क्या है? ये आपकी हो गई मेरु रज्जु। तो क्या बोला? मेरु रज्जु निकलती है कहाँ से? तो आपको हो गया मैडम मेडुला से। डायग्राम के थ्रू देखिए। ठीक, अगले प्रश्न की ओर। बेमेल युगन, भाई बेमेल जो मतलब जिसका कोई रिश्ता नहीं। एडर्नल ग्रंथि होती है कहाँ पर होती है? पहली बात तो ये लिख लो भाई, वृक्क पर होती है। और एड्रेनलिन निकालती है मैडम, बिल्कुल सही, जो कि आपातकालीन स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ाता है। इसका काम होता है प्राकृतिक दर्द निरोधक की तरह, याद है ना? हाँ, जैसे कि जब अब आप मान लो किसी को के पीछे भाग रहे हो, डर के भाग रहे हो, पीछे शेर लगा भाग रहे हो, तो उस समय इतनी तेज भागते हो जितनी ओलंपिक में गोल्ड ले आओ इतने में तो आप, है ना? क्यों भाग पाते हो? क्योंकि आपके पैरों में दर्द का एहसास नहीं होगा। उस आपातकालीन स्थिति में ये हार्मोन निकल जाता है। फिर थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गर्दन में। क्या निकालती है? थायरॉक्सिन। सही मैडम। तब निकलेगा कब? जब आयोडीन होगा शरीर में। क्या करता है ये आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, जो वसा है, उसका उपाचयन, मतलब पूरी तरीके से उनका निर्माण, उनका विघटन करते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। क्या ये इंसुलिन निकालती है? नहीं मैडम, ये तो वृद्धि हार्मोन निकालती है। ये गलत है। क्या निकालती है ये? वृद्धि हार्मोन, शरीर में वृद्धि कराता है। इंसुलिन कौन निकालता है फिर मैडम? अग्नाशय। क्या करता है इंसुलिन? आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित, रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित। फिर मैडम अंडाशय जो मादाओं में पाई जाती है, एस्ट्रोजन निकालते जो मादा के अंदर मादा जैसे परिवर्तनों के लिए निर्भर करती है। चलो हो गया सी। अगला अभिगतन कहता है अग्नाशय इंसुलिन नार्मक हार्मोन निकालता है। अभी बताया था पीछे, यस मैडम। इंसुलिन मानव शरीर में रुधिर शर्करा के स्तर में वृद्धि कराता है? नहीं बेटा, शरीर में अगर बढ़ गया ना तो उसे घटाता है ये, तो ये बात गलत है। तो क्या हो जाएगा? सी। ठीक मेरे बच्चा। अगला, वह हार्मोन जिसे एब्सिसिक अम्ल कहते हैं पादपों में वृद्धि संदमंद करता है, मतलब वृद्धि को रोकता है, कम करता है। सही बात है कि यही हार्मोन पादपों में ऐसा है जो वृद्धि को रोकता है। बाकी जो है ऑक्सिन, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन सब वृद्धि कराते हैं। पादपों में ऑक्सिन की भूमिका एब्सिसिक अम्ल की भूमिका के विपरीत है। बिल्कुल सही बात है, पर दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी तंत्रिका का वह स्थल जहां विद्युत आवेग रासायनिक सिग्नल में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? बेटा उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश आपकी पूरी तंत्रिका में चलता है। आपकी तंत्रिका ऐसी होती है, ये पूरी तंत्रिका है आपकी। इस पूरी तंत्रिका में विद्युत आवेश चलता है, ये तंत्रिकाक्ष कहलाता है। ये हो गया तंत्रिकाक्ष, ये कोशिकाएं हो गया पूरा। कोशिकाएं में ये झाड़ियां निकल रही हैं, इनको हम दुर्मिका कहते हैं।
ये केंद्रक हो गया, ये द्विर्मिका हो गई, जिसका काम होता है रासायनिक आवेग को विद्युत आवेग में परिवर्तित करना। हमें तो बोलना है कि विद्युत का रासायनिक हो। देखो बेटा, तंत्रिकाक्ष में तो विद्युत जाता है, तो ये तो नहीं, द्विर्मिका तो करता है, कोशिका में भी तो फिर एक ही होगी बेटा, तंत्रिका पेशी संधि। ये क्या होती है, मान लो ये आपकी पेशी है, हार्ट की पेशी है ये, और यहाँ पर ये तंत्रिका का अंतिम भाग इससे जुड़ा हुआ है, देखो ये रहा। तो जो ये भाग है ना, ये वाला भाग, ये वाला, जहाँ पर मान लो ये आपकी पेशी और ये तंत्रिका का अंतिम भाग है, तो अंतिम भाग और तंत्रिका का भाग जिस पॉइंट पर जुड़ा है उसे बोलते हैं तंत्रिका पेशीय संधि। तो यहाँ तक जो आ रहा है वो आ रहा है विद्युत आवेश, और इसके अंदर कौन सा जाता है, रासायनिक आवेग। तो यही हो रहा है बेटा, तो उत्तर हो जाएगा सी। ठीक मेरे बच्चों। अदरवाइज एक और हो सकता है बेटा सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, दो तंत्रिका के मध्य का बीच का रिक्त स्थान होता है ना बेटा, वहां पर भी यही काम होता है। ये ऐसे एक तंत्रिका यहाँ है, एक और तंत्रिका यहाँ बन जाए, मान लो ये रही, तो यहाँ पर जो एक गैप है इसे सिनेप्स कहते हैं, यहाँ पर भी यही होता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से उस ग्रंथि को चुनिए जो मानव शरीर में जोड़ों में नहीं पाई जाती, मतलब जो जोड़े में नहीं है, दो नहीं है। अंडाशय दो होती है, किधर किधर, वृषण भी दो होते हैं, अधिवृक्क ये वही होती है, एडर्नलिन जिसको आपने कहा, दो होती है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में सिर्फ एक होती है। तो ये उत्तर। नीचे दिए गए पादप हार्मोन में से उस एक को चुनिए जो कोशिका विभाजन करवाता भी करा था। इसका उत्तर सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्या होना चाहिए इसका उत्तर। इतने बेटा जिबेरेलिन क्या करता है, ये बात ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये आपके कोशिका के आकार को बढ़ाता है। ये क्या करता है, आपकी कोशिकाओं के आकार को बढ़ाता है। कैसे, ऐसी गोल कोशिका को खींच के लंबा करता है। तो इसका काम है तने व जड़ की वृद्धि कराना। ठीक है। और एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, ये पत्तियां, जो एक्स्ट्रा पत्तियां होती हैं, जो पके फल होते हैं, जिनका काम पूरा हो चुका है, उनको क्या करता है, उनको झाड़ता है। फिर ऑक्सिन क्या करता है मैडम, ये आपने देखा होगा, ये भी वृद्धि कराता है। और आपने कभी देखा होगा तना जो होता है वैसे सूरज की ओर झुक जाता है, तो जो तने का जो मुड़ना होता है वो भी ये ऑक्सिन ही कराता है। और साइटोकिनिन कोशिका विभाजन कराता है। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला, अभिकथन कह रहा है ग्राही, ग्राही यानी आपके जो 5 इंद्रियां हैं प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं तथा किसी विशेष उद्दीपन का अनुभव करती है। भाई सही बात है, उद्दीपन के संसूचक के लिए विभिन्न ज्ञानेंद्रियों में विभिन्न ग्राहियां होती हैं। सही बात है, दोनों बिल्कुल सही है। तो ए हो जाना चाहिए। हमारी ग्राहियां होती हैं, अलग अलग उद्दीपन के लिए अलग अलग ग्राही है हमारे पास। पत्तियों के मुरझाने का कारण और वृद्धि संबंध करने वाला हार्मोन अभी पढ़ा हमने, एब्सिसिक अम्ल होता है मैडम, बिल्कुल सही। पत्तियों को मुरझाना, झाड़ना, खत्म करना, वृद्धि रोकना, एक यही करता है। अनजाने में किसी गर्म वस्तु को छू लिया आपने, तो बताओ क्या घटना होगी। सबसे पहले छुआ तो त्वचा में ग्राही आएगी, ठीक है मैडम। फिर त्वचा की ग्राही कहाँ जाएगी, संवेद तंत्रिका में। फिर जाएंगे मेरुरज्जु जहाँ पे होती है प्रतिसारण तंत्रिका, फिर प्रेरक, फिर हाथ में कार्यकर पेशी। तो ये वाला हो जाएगा सी वाला। इसमें पहले प्रेरर आ गया, इसमें पहले प्रेरर आ गया ना बेटा, तो प्रेरर वाला नहीं होगा। इसमें पहले प्रेरर आ गया तो वो नहीं हो सकता है ना, तो ये वाला हो जाएगा सी। अगला, अगला, वह ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग जिसमें घ्राण ग्राही उपस्थित होती है। घ्राण या घ्राण यानी जिसको कहते हैं सुगंध वाली, तो क्या है वो, नाक, ग्रहण। ठीक है, ये तो वही हो गया, तो ये दोबारा नहीं करना। अगला, निम्नलिखित में से अनैच्छिक, बेटा अनैच्छिक क्रिया, 2 क्रिया होती हैं शरीर में। एक ऐच्छिक क्रिया है जो आपकी मर्जी से आप करते हैं, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी इच्छा है वो, ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया मतलब मेरे शरीर में जैसे भी मेरा दिमाग कुछ बात सोच रहा है ना, मेरे पेट में पाचन चल रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे शरीर में दाब लग रहा है, तो ये सब ऐसी क्रिया है जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, इन्हें कहते हैं हम अनैच्छिक क्रिया। देखो साइकिल चलाना आपके ऊपर है, पेंसिल उठाना आपके ऊपर है, हृदय का नियमित गति से धड़कना ये आपके ऊपर नहीं है, ये तो आपका मस्तिष्क का, वो भी मेडुला कंट्रोल करता है, आप नहीं कर सकते। किसी तंत्रिका या कोशिका में विद्युत सिग्नल का रासायनिक सिग्नल में रूपांतर होता है, अभी हमने पढ़ा था भाई, ये विद्युत सिग्नल का रासायनिक सिग्नल में रूपांतर। ओके, कोशिकाएं में तंत्रिका के सिरे पे, तो तंत्रिका के सिरे पे लिख लेना, यही होगा अंतिम भाग। क्योंकि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन का युगल चुनिए। साइटोकाइनिन और इंसुलिन, इंसुलिन तो भाई जंतु का हो गया। एब्सिसिक अम्ल और एड्रेनलिन, एड्रेनलिन भी जंतु का हो गया। जिबेरेलिन और एड्रेनलिन ये भी नहीं, तो ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड, अम्ल मतलब।
अगला, मानव मस्तिष्क में पेशीय समन्वय को, पेशीय मतलब आपकी जो पेशियों को नियंत्रित करता है, पेशीय समन्वय को नियंत्रित करने वाला भाग, मेडुला नहीं है तो पेशीय समन्वय को जो नियंत्रित करता है बेटा वो यही करता है, प्रमस्तिष्क। सूरजमुखी पुष्प की गति निम्नलिखित में से किस उद्दीपन की क्रिया है? सूरजमुखी का फूल होता है ना, सूर्य की दिशा में घूमता है, तो वो प्रकाश, दिन अथवा रात्रि, रसायन, जल या गुरुत्व की गति, दिन अथवा रात्रि होगा बेटा फिर तो यही, क्योंकि दिन में ही प्रकाश आएगा और तो है नहीं, तो यही होना चाहिए। अगला, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? न्यूरॉन की दुर्मिका आवेग को तंत्रिकाक्ष तक पहुंचाती है, कोशिकाएं तंत्रिकाक्ष में पहुंचाती है, ठीक है चलो आगे। न्यूरॉन की तंत्रिकाक्ष आवेग को कोशिकाएं तक ले जाती है, नहीं उल्टा हो गया है। तो संवेदी न्यूरॉन आवेग को विशिष्ट कार्य करता, नहीं कार्य करता तो बेटा प्रेरक ले जाते, भी आपने पढ़ा था, ये भी नहीं है। किसी न्यूरॉन से किसी पेशीय फाइबर तक आवेग का संरचना तंत्रिका पेशीय संधि से होता है, सही बात है ये वाला, तो पहला और फोर्थ सही है, तो है ही नहीं फिर तो बेटा न्यूरॉन की, फिर तो डायरेक्टली सिर्फ केवल एक ही लगाओ, इसमें ऑप्शन नहीं है ना क्योंकि गिवन, तो पहले केवल एक लगाओ कि तंत्रिका के मध्य यही बात सही है, वैसे फर्स्ट और फोर्थ हो सकता है। फिर ग्राही निम्नलिखित में से किसका संसूचक करती है बेटा? अब नाक है, नाक से क्या होता है भाई? गंध, तो क्या हो जाएगी? गंध का करती है। अगला, सूरजमुखी का पुष्प, ये तो मैंने हो चुका है। तो सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो भाई आप जानते हो पादपों में तंत्रिका तो होती नहीं है, तो तंत्रिका समन्वय तो होता नहीं, सिर्फ रासायनिक समन्वय होता है। कैसे? क्योंकि भाई हम बोलेंगे पादप के अंदर यहाँ पर कुछ रसायन बनते हैं, कुछ रसायन बनते हैं जिनको हम पादप वृद्धि सहायक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पादप वृद्धि सहायक। ठीक है बेटा, 5 हैं। एक है ऑक्सिन जो कि लंबाई बढ़ाता है और पेड़ पौधों को सूर्य की ओर झुकवाता है। फिर एक है जिबेरलिन, जिबेरलिन का काम होता है तने की और जड़ की लंबाई बढ़ाना, कोशिकाओं को लंबा करके। एक है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जिसमें कोशिका विभाजन होता है। फिर एक है एथिलीन, एथिलीन जिसके अंदर बेटा क्या होता है? फलों को पकाने का काम होता है। और आखिरी है एब्सिसिक, एब्सिसिक अम्ल, इसका काम क्या होता है भाई? देखो पेड़ पौधों में जो पत्तियां हैं जो काम की नहीं है, जो फल पक चुके हैं, ये उनको झाड़ता है, तो एक ये वृद्धि को रोकने वाला है, बाकी सारे वृद्धि में सहायक होते हैं। तो इनके सहारे पादपों में जो रासायनिक समन्वय होता है वो काफी हद तक नियंत्रित होता है। देखिए ये पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है, ये अपने विशिष्ट भागों को प्रभावित करते हैं, इनके नहीं होने से बेटा प्रभाव पड़ता है, इनके नहीं होने से प्रभाव पड़ता है, इनके होने से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पादपों में प्रकाश जिस और रहेगा उसी और जो प्रहो होता है, प्रहो आपने सुना होगा, जो बेल वगैरह में होती है ना, तो स्प्रिंग स्प्रिंग सी बन जाती है, वो बनता है। जलानुवर्तन देखने को मिलता है कि भाई जड़ें जो होती हैं वो जल की तरफ जाती हैं। ऐसे ही जो हमारा जनन होता है, जब हम पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि ऊपर जो परागकण गिरते हैं उनमें से पराग नली है वो रसायन की दिशा में जाती है। तो ये सब कुछ ऐसी गतियां हैं जो कि पादपों के अंदर रासायनिक समन्वय को क्या करती है मेरे बच्चों? नियंत्रित करती हैं। ठीक, अगला, पौधों में प्रकाशनुवर्तन किस प्रकार होता है? तो बेटा प्रकाशनुवर्तन क्या होता है बेटा? यहाँ पर जैसे कि आपका मान लो कि भाई ये पेड़ है आपका, इस पेड़ में बेटा यहाँ पर होता है ऊपर ऑक्सिन। अब बेटा ऑक्सिन एक ऐसा आप कह सकते हो हार्मोन है जो सूरज से दूर भागता है, तो जैसे ही सुबह सूरज निकलता है तो ये ऑक्सिन हार्मोन यहाँ से इधर आ जाता है। अब इस ऑक्सिन का काम है लंबाई बढ़ाना, तो ये वाले भाग की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी थोड़ी कम बढ़ती है, तो सूर्य की ओर झुक जाता है। इसे कहते हैं प्रकाशनुवर्तन, प्रकाश की ओर गति। देखो ये रहा, तो पौधों पे में बाहर उद्दीपन के ग्रहण करने की क्षमता होती है, बाहर का उद्दीपन लेते हैं जिसके अनुसार वे काम करते हैं। तो प्रकाशनुवर्तन में पौधों के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की गति शीर्ष भाग या पत्तियों में दिखती है, दिखता है बिल्कुल सीधा ऐसा, क्योंकि ऑक्सिन मुड़ा देता है, ठीक है, जिसे मुड़कर वो गति दिखाते हैं। अगला, एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है? देखो बेटा मान लो ये आपकी मेरा हाथ है भाई, मेरा ये जो सीधा हाथ और उल्टा हाथ है वो लगभग एक दूसरे के बराबर होता है। अब खुद सोचो कि अगर ये बहुत लंबा और ये बहुत छोटा तो कैसे होते हैं आप? आपका एक पैर 5 नंबर का हो, एक पैर 10 नंबर का हो, तो कैसे लगोगे आप खुद सोचो।
तो बेटा हमारे शरीर में जो हमारे भाग हैं उनको दोनों तरफ से एक जैसे दिखें, आपका आकार एक सामान्य आकार लगे, आप दानव ना लगे, इसीलिए नियंत्रण और समन्वय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेटा नियंत्रण करेंगे तभी हमारे अंग जो हैं वो सही प्रकार काम करेंगे, और अगर समन्वय नहीं होगा तो शरीर कैसे चलेगा। देखो तो अब एक ही तो अंग थोड़ी ना है, बहुत सारे अंग हैं, बहुकौशिक है। तो अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की बहुत ज़रूरियत है। भाई मान लो भाई क्लास में 10-15 बच्चे, तो उसके लिए टीचर भी चाहिए इनको रोकने के लिए, आप बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि शरारती तो बहुत होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब इतने सारे अंग हैं तो शरारत करेंगे, अलग अलग अपना अपना चलाएंगे, पर नियंत्रित जब रहेंगे तो उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा, वे व्यवस्थित ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवों के अलग अलग अंगों को नियंत्रित करना ज़रूरी है, और वो काम कौन करता है, आप सबका प्यारा छोटा सा मस्तिष्क। बहुत इम्पॉर्टेंट, चलाया करो, जितना चलाओगे उतना बढ़ेगा, खर्च नहीं होगा ये। अगला, हमारे शरीर में हार्मोन्स है बहुत सारे, जिसमें से एक है थायरॉक्सिन। अच्छा आप बताओ इस कहाँ से निकलता है, तो हम कहेंगे कि ये निकलता है मैडम थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जिसको हम एक और बोलते हैं अवटु ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अवटु ग्रंथि। कहाँ पर होती है, आपकी गर्दन में होती है। कहाँ होती है बेटा, गर्दन में। अच्छा ये थायरॉक्सिन निकालता है, पर बेटा ये सिर्फ थायरॉक्सिन तब निकालेगा जब आपके खाने में आयोडीन होगा। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, जो वसा है, इनका क्या कराना, उपापचयन कराना। ठीक है ये रहा। पर अगर कभी इसकी कमी हो जाती है तो बेटा बच्चों में क्या होता है, बच्चों में मानसिक विकास रुक जाता है। बच्चों में क्या होता है, जो मानसिक विकास होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो रुक जाता है, वो धीमा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जो वयस्क हैं, जो अडल्ट जिसको आप कहते हो 18 साल से ऊपर है, उनको एक बीमारी होती है घेंगा नाम की। घेंगा बीमारी में क्या होता है बेटा, ये जो गर्दन है ना फूल जाती है, इसे ग्वाइटर भी कहते हैं। ये इसकी कमी से होती है आयोडीन, और आयोडीन नहीं निकलता तो ये नहीं बनता है, तो शरीर में दिक्कत आती है बेटा। तो देखो हार्मोन थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का उपापचयन मतलब मेटाबॉलिज्म कराता है, शरीर में चीज़ें इनको पचाता है, शरीर के द्वारा इस्तेमाल करवाता है। अतः ये शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषकर हड्डियों के लिए, बालों के लिए ज़रूरी है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन जो है वो बनता कम है, जिसकी गति बढ़ने से कभी कभी आपके थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, ग्रंथि बढ़ते जैसे आप कहते हैं घेंगा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है, कम हो गया तो ये बढ़ने लगता है, घेंगा हो जाता है इससे। अगला प्रश्न, नर व मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए, उनके कार्य। तो बेटा नर के अंदर जो जनन हार्मोन निकलता है वो वृषण निकालती है, ये आपको पता होना चाहिए, और उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और मादा के अंदर जनन हार्मोन यहाँ पर अंडाशय निकालती है, और वो दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। कार्य क्या है, लैंगिक लक्षणों का विकास कराना, प्राथमिक और द्वितीय। नर में प्राथमिक क्या होते हैं, तो बेटा नर में प्राथमिक होते हैं जैसे कि उनकी वृषण के द्वारा शुक्राणु का बनाना, मादा में अंडाणु का बनना हर 28 से 35 दिन में जो बनता है। द्वितीय गुण जैसे भाई मानव में जो नर है, नर में क्या होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आने लगती है, छाती चौड़ी होने लगती है, मतलब वो लक्षण जो आपको दिख रहे हैं वो द्वितीय हैं, और जो शरीर के अंदर हो रहे हैं वो प्राथमिक है। ऐसे लड़कियों में भाई आवाज़ चेंज हो जाती है, वेट बढ़ जाता है, छाती का साइज बढ़ता है, तो ये सब चीज़ें होती है। देखो ये रहा नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम, ये रहा तो दे दिया इन्होंने, मैंने आपको बता दिया। हार्मोन के निर्माण में ये सहायक होते हैं। फिर ये हमारे द्वितीय जनन लक्षण मतलब जो आपको दिख रहे हैं, और प्राथमिक लक्षण के लिए। फिर बेटा एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, ये गर्भाशय में होने वाली क्रियाओं में सहायक है। जैसे भाई जब एक माता गर्भवती होती है तो उस दौरान बच्चे के लिए जो सहायक हार्मोन होता है वो यही होता है। ठीक है बेटा, तो कुछ ऐसे प्रश्न जो कि इस पार्ट से आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्रिपेयर कीजिए।